ऑडियो वीडियो इसके लिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट में अपना फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक चल रहा था। डेजर्ट कंप्लीट करके हमने स्टार्ट किया था अरावली वाले पार्ट को। तो अरावली के अंदर कुछ बेसिक्स पार्ट, यानी स्टार्टिंग का जो था कि अरावली अपने आप में राजस्थान में एक ओल्डेस्ट माउंटेन है, एक फोल्डेड और एक रेजिडुअल माउंटेन है, अर्थात एक प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। उसके बाद में अरावली के अंदर स्टार्ट किया था अपन ने अरावली के स्टडी या अध्ययन वाले पार्ट को। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू अरावली के हमने तीन पार्ट किए या तीन डिवीजन में इसको डिवाइड किया। एक नॉर्थ अरावली का पार्ट था, उत्तरी अरावली। तो नॉर्थ अरावली का मीनिंग है जो मुख्यतः झुंझुनू से और जयपुर के मध्य की अरावली। उसके बाद में मिड या मध्य अरावली या केंद्रीय अरावली, या जिसको मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। तो मेरवाड़ा अरावली का पार्ट जयपुर से और मुख्यतः राजसमंद के बीच में है। तो यह भी अपना कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का जो पार्ट है वो राजसमंद से लेकर राजस्थान में जहां से अरावली स्टार्ट होती है अर्थात सिरोही तक। और लास्ट में दक्षिणी अरावली के दो पार्ट वापस से किए थे हमने, जिसमें एक आबू की तरफ फैली हुई अरावली को कहा जाता है आबू अरावली, आबू या आबूर्द अरावली, जो मुख्यतः सिरोही और पाली के अंदर स्थित। और एक तरफ ऐतिहासिक जो मेवाड़ वाला हिस्सा है, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, इसके पास की अरावली अर्थात मेवाड़ अरावली। तो ये वाले जो पार्ट है अपने सदर्न अरावली के, जिसमें मेवाड़ अरावली में एक सर्वोच्च चोटी आपको बताई थी जरगा। और इसके बाद में हमने जो अरावली के प्लेट्यू या पठारी भाग कवर किए थे, उन पठारी भाग में इस जरगा को हमने कवर किया था कि ये बोराट पठार है, उसी का एक हिस्सा है। तो यहां तक कल अपना अध्ययन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में इससे रिलेवेंट जो एक पार्ट था अपना मीनिंग प्लेट्यू ऑफ अरावली, अरावली के पठार, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो अरावली के प्लेट्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो राजस्थान का हाईएस्ट प्लेट्यू आता है उड़िया प्लेट्यू, उड़िया पठार। उड़िया प्लेट्यू के साथ एक राजस्थान का दूसरा प्रमुख पठार आता है बोराट। बोराट में उदयपुर, गोगुंदा हिल्स से लेके और जो राजसमंद कुंभलगढ़ का पहाड़ियों का जो एरिया है, उसके बीच का जो प्लेट्यू रीजन है वो बोराट। और आजकल उदयपुर से अलग हुआ एक सेपरेट पार्ट या एक अलग भाग है लसाड़िया प्लेट्यू, जो उदयपुर से अलग हुए भाग सलूमर में, और एक आंशिक या पार्शियली पार्ट उसका प्रतापगढ़ में। तो मुख्यतः उन दो जिलों में फैला हुआ जो लसाड़िया प्लेट्यू है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट में ये प्लेट्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज अरावली के पासेज या दरे स्टार्ट करने हैं। तो ये तो था कल वाली जो क्लास में हमने कंप्लीट किया वो वाला पार्ट। अब कुछ आपके कमेंट्स हैं वो कवर कर देते हैं। सर, इंसेलबर्ग में माउंट आबू पार्ट भी आता है क्या? मैंने कहीं पढ़ा था। अगर इसे क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, माउंट आबू जो प्लेट्यू पार्ट है, मुख्यतः अरावली के पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं उसमें से है, क्योंकि सिरोही अरावली के वेस्ट में माना गया है। और मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों की तरफ या डेजर्ट के पास में इस प्रकार की पहाड़ियां जो अपर्दन के बाद में छोटी हो गई हैं।
तो सामान्य सी बात है, अरावली एक ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट यानी प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो इसकी अधिकांश पहाड़ियां वर्तमान में इरोजन के बाद में केवल 1/3 पार्ट बचा हुआ है, एक तिहाई हिस्सा। यानी पहले 100 मीटर हाइट थी तो अब 33 मीटर बची है। पहले अगर 10,000 थी तो लगभग 3,000 या 3300 के आसपास बची है। तो मीनिंग ये हुआ कि जितना भी हाइट वाला जो पार्ट था अरावली का, वो लगभग 1/3 हो गया। तो डेजर्ट के अंदर जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, अर्थात जो रेजिडुअल हिल्स होती हैं, वो अपने आप में इंशेलबर्ग हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि जालोर की जो पहाड़ियां हैं वर्तमान में किसके रूप में है, तो ये इंशेलबर्ग के रूप में है। कि मरुस्थल में अपरदन के बाद जो बची हुई पहाड़ियां इंशेलबर्ग। अब सिरोही वाला पार्ट है, ये भी अरावली के पश्चिम में है, और अरावली के पश्चिम में आने के कारण इसको भी जनरली इंशेलबर्ग कह दिया जाता है। बाकी इंशेलबर्ग शब्द मुख्यतः डेजर्ट में यूज किया जाता है, मरुस्थल के अंदर। तो माउंट आबू का एज ए इंसेलबर्ग अगर लिखा जाए तो अपने को मान लेना है, क्योंकि अरावली के पश्चिम यानी डेजर्ट की तरफ है। इस कारण डेजर्ट की ओर जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, अर्थात मरुस्थल में जो रेजिडुअल माउंटेन्स या हिल्स हैं, वो अपने आप में इंसेलबर्ग है। सुभाष बिश्नोई के सर इंग्लिश वाले नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हो पाए। तो देखो, इसके लिए पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी इसके लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले जो नोट्स हैं, क्योंकि वो बच्चा जो कंटेंट का जो काम करता है, वो ये 4th ग्रेड वाले अभी एग्जाम थे आपके, वो देने के लिए चला गया। तो एक बार कल जैसे ही आता है, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स, ज्योग्राफी के भी कुछ नोट्स थे जो अपलोड होने थे। तो हालांकि वो गांव उसका थोड़ा सा दूर है, हनुमानगढ़। तो आज आने के लिए कह रहा था, तो आज शाम तक या कल इवनिंग तक आपके डलवा दिए जाएंगे। इवनिंग नहीं, कल दोपहर को ही डलवा देंगे। नेक्स्ट है जयेश पाटीदार का एक और डाउट है सर, कि प्लाया झील और बालसन का एग्जाम्पल, बालसन का एग्जाम्पल है क्या? देखो, प्लाया और बालसन अपने आप में अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट एरिया के अंदर जो ड्यून्स एरिया यानी बालू का स्तूप जो है, सैंड ड्यून्स यानी बालू का स्तूप। तो मरुस्थल में जो बालू का स्तूप है, इनमें जो झील पाई जाती है, ये होते हैं टेम्परेरी लेक्स, अस्थायी पानी की झीलें। अस्थायी पानी की झील का आपको ध्यान है कि टेम्परेरी टेम्परेरी लेक्स हैं ये मरुस्थल के अंदर। हालांकि मरुस्थल के नीचे माइकासिस चट्टानें पाई जाती हैं, जो लवणीय चट्टानें होती हैं। माइकासिस चट्टानें। और इन माइकासिस चट्टानों के कारण ये झीलें कई बार लवणीय भी मिलती हैं। तो मरुस्थल में जो सामान्यतः टेम्परेरी लेक्स, जो कि कई बार मुख्यतः लवणीय रूप में भी प्राप्त होती हैं, ये अपने आप में पलाया लेक होती हैं। जबकि बालसन के लिए खारा होना आवश्यक नहीं है, और बालसन का अस्थायी होना आवश्यक नहीं है। बालसन के लिए जरूरी है डेजर्ट हो, डेजर्ट के अंदर पहाड़ियां हो, और उन पहाड़ियों के बीच में झील बनती हो। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को, मीनिंग ए वाटर बेसिन विच इज कवर्ड बाय हिल्स इन डेजर्ट रीजन, मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहा जाता है। तो बालसन के लिए जो कंडीशन है वो अलग है, जबकि प्लाया अपने आप में टेम्परेरी लेक्स है, अस्थायी पानी की झीलें हैं। जैसे बालसन का राजस्थान में बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर। सांबर अस्थायी नहीं, सांबर स्थायी झील है, हर समय आपको वहां पे पानी देखने को मिलेगा। तो आगे कंटिन्यूस करें अपन। तो अभी तक के क्वेश्चंस की आपकी जो क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई। लास्ट वाली क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था, उसके बारे में आपको बता दिया कि जो अरावली वाला पार्ट है, जो अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन में स्टडी या अध्ययन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया अपना।
और अध्ययन के बाद में अरावली के जो प्लेट्यूज या पठारी भाग है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अरावली के पासेज या दरे। पासेज और नाल ऑफ अरावली। अरावली के दरे या नाल। तो अरावली में जो दरे या नाल है उनका मीनिंग क्या है? तो जो अरावली माउंटेन या अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के एक एक तरफ का कोई स्थान है, जैसे ये कोई ए साइट या कोई एक ए स्थान है, और एक तरफ पहाड़ के इस साइड वाला भाग है बी पॉइंट या बी साइट। बी साइट यानी बी स्थान, और पहाड़ों के बीच में से कोई रास्ता आता है जो इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। वैसे कोई हिल्स या पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कोई माउंटेन या पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन्स और हिल्स पार्ट, इन पहाड़ों को पार कैसे किया जाता है? तो एक तो सामान्य से आपका जवाब होगा सर पहाड़ों के पास में चलो, जहां समाप्त हो जाए वहां से मुड़ के आ जाओ। एक तो ये तरीका होगा, तो बिल्कुल सही बात है, जहां पहाड़ समाप्त हो जाए मुड़ के आ जाओ। दूसरा पूछा जाए कि दूसरा तरीका क्या है, कि सर पहाड़ के ऊपर चढ़िए और उसके बाद में सेकंड जो उसका अपोजिट डायरेक्शन है उस साइड में उतर जाइए, जैसा कि मांझी की वाइफ ने किया था। मांझी ए माउंटेन मैन बिहार के अंदर एक सच्ची घटना है, एक मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर बॉलीवुड के अंदर, जिसमें मांझी का गांव है वो पहाड़ों से घिरा हुआ रहता है, यानी इस तरीके से कि एक तरफ पूरे पहाड़ होते हैं, यहाँ मांझी का गांव है, और दूसरी तरफ सिटी या शहर है। तो मांझी की वाइफ जैसे इन पहाड़ों को पार करती है तो अचानक उसका पांव फिसलता है और घाटी में गिर जाती है। और मांझी और उनके जो भाई हैं वो जब तक उनको लेके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है काश 5 मिनट पहले अगर आप ले आते तो शायद जीवित रहती। तो मांझी को लगता है कि अगर वो पहाड़ नहीं होता तो हम 5 मिनट क्या, हम 50 मिनट पहले आ जाते। तो मांझी बाद में अपने पूरे जीवन में उस पहाड़ के एक हिस्से को तोड़ तोड़ के नीचे करता है। तो इसका मीनिंग मांझी पहाड़ के अंदर एक पास और एक दरा बनाने का प्रयास करता है ताकि गांव और शहर की कनेक्टिविटी इजी हो पाए। तो ऐसे कुछ नेचुरल पास यानी प्राकृतिक दरे भी होते हैं। तो पहाड़ों के मध्य ऐसे जो नीचे रास्ते होते हैं जो दोनों ओर की साइड को कनेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है अरावली के नाल या अरावली के दरे। तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, तो पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता, जैसे ये रास्ता है ये इन पर्वतीय क्षेत्रों से नीचा दिखाई देता है, तो पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता, तंग का मीनिंग होता है जो संकड़ा रास्ता होता है, नैरो वेज होते हैं जो, तो नीचा एवं तंग रास्ता। जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को जोड़ते हैं। पर्वत के दो ओर के स्थानों को दो ओर के स्थानों को जोड़ते हैं। जैसे दूर से देखने पे ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे घोड़े के पांव में जो छल्ला डाला जाता है उस तरीके से, यानी ये जो गैप है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है घोड़े की नाल जैसा। इस कारण इन दरों को राजस्थान में क्या कहा जाता है, नाल। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के अंदर इन दरों के अंदर एक शब्द यूज होता है ला, जोजिला, नाथुला, बोमडीला, शिवकीला। और दक्षिणी भारत में जब पश्चिमी घाट में आप कवर करते हैं तो इन दरों के साथ, जैसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला है तो घाट का मीनिंग है जो जल के निकट हो, जैसे पश्चिमी पर्वतमाला है तो पश्चिमी और मुख्यतः समुद्र के निकट है इसका घाट। जैसे हम नदियों के किनारे पे होते हैं तो नदियों के किनारे को कहते हैं पाट या किनारा, घाट भी कहते हैं पानी वाले एरिया को। तो उसी तरीके से ये पश्चिम में जो पर्वतमाला है वो घाट या किनारे पे अरब सागर के, इसका ये पश्चिमी घाट है। जो पूर्व में उसका नाम दिया गया पूर्वी घाट। तो यहाँ पे भी कुछ पासेज आते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, जैसे कि पाल घाट है, भौर घाट है, सॉरी थाल
बोर घाट, थाल घाट, इस तरीके से कुछ इसमें पासेज बने हुए हैं। तो भारत के पश्चिमी घाट में ये जो दरें, इनको घाट शब्द से, राजस्थान में इनको नाल के नाम से, और हिमालय में इनको ला शब्द के नाम से, LAA, जो तिब्बत लैंग्वेज का शब्द है। तो रीजनल नाम इनके अलग अलग जगह अलग अलग बोले जाते हैं। बाकी इंग्लिश में इनको पासेज और राजस्थान के अकॉर्डिंग नाल कहा जाता है। तो डेफिनेशन अपने को किस तरीके से बतानी है कि पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता, पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को जोड़ता है, दो तरफ के स्थानों को जोड़ता है, उसको जोड़ता है, उसे नाल या पास कहा जाता है। इसका मीनिंग है लोअर एंड नैरो वे, यानी ये जो नीचा रास्ता है, और संकड़ा रास्ता भी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती इनकी, तो ए लोअर एंड नैरो वे, एंड नैरो वे which connects both sides of mountain, which connects both sides of mountain. Both sides of mountain are known as passage और नाल। यानी पर्वतों के मध्य नीचा रास्ता हो और तंग या संकरा रास्ता हो, जो पर्वत के दोनों ओर के साइड को कनेक्ट करता हो, तो उनको पासेज या नाल। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, अपने से पूछेंगे या तो इंपॉर्टेंट नाल है उनकी लोकेशन, या पूछ सकते हैं सर्वाधिक नाल कहां पर है। तो जहां जनरली अरावली की चौड़ाई या ऊंची चोटियां मिलती हैं, उन एरिया में पासेज और नाल अधिक हैं। तो ये पॉसिबल है सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली, और उसमें स्पेसिफिक जिला जो कि राजसमंद को लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नाल है, वो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो अपने को भी राजसमंद मानना है, फैक्ट के तौर पर राजसमंद आंसर है। तो नाल का मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया। पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो पर्वत के दो ओर के स्थानों को यानी बोथ साइड को कनेक्ट करता है, वो अपने आप में नाल और पास है। राजस्थान में सर्वाधिक नाल, राजस्थान में सर्वाधिक नाल राजसमंद में स्थित। राजस्थान में सर्वाधिक नाल राजसमंद में स्थित। इसके बाद में जो मेजर पासेज हैं राजस्थान में, प्रमुख नाल हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो मेजर पासेज या नाल के अंदर अगर हम देखें, अर्थात प्रमुख दरें या जो नाल है वो कौन कौन से। तो मेजर पासेज के अंदर, प्रमुख दरों के अंदर, अरावली के दक्षिणी भाग में एक तो उदयपुर से अलग हुआ जिला सलूम्बर, फिर इसके जस्ट ऊपर की ओर उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर की ओर राजसमंद। तो ये सभी मेवाड़ वाले पार्ट। फिर इनसे पश्चिम की ओर चले मारवाड़, तो मारवाड़ की तरफ पाली, और पाली से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले तो अजमेर से अलग हुआ जिला ब्यावर। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जिनके पासेज राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो अब यहां बात करेंगे अपन सबसे पहले एक तो सलूम्बर की। तो आपको ध्यान है कि राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, अर्थात जो मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है। तो राजस्थान की लार्जेस्ट लेक तो मानी गई है सांबर को, जबकि राजस्थान में बड़े मीठे पानी की झील के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में आती है जयसमंद। तो जयसमंद की पहले की लोकेशन है वो आपकी है उदयपुर के अंदर, लेकिन प्रेजेंट में वो सलूम्बर के अंदर। तो ये जो सलूम्बर वाला जो पार्ट है जहां जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील को नाम दिया गया ढेबर झील, यानी दूसरा नाम जो नाम है, क्योंकि ये ढेबर के नाल में स्थित है।
तो एक पास या एक दरा तो है अपना ढेबर नाल। ढेबर नाल, तो ढेबर नाल कहाँ स्थित है? सलूम्बर। दूसरा पॉइंट, ढेबर के बाद में उदयपुर के पास में जो प्रमुख नाल है उसमें एक पॉइंट आता है देबारी। देबारी का नाम सुना हुआ है आपने? देबारी नाम सुना हुआ है आपका, क्योंकि देबारी राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर प्लांट है। जैसे अपने उदयपुर में सीसा, जस्ता और चांदी, इनका रॉ मटेरियल निकलता है जावर की माइन से, यानी जिसको हम गेलेना कहते हैं। गेलेना यानी जो सीसा, जस्ता और चांदी का और या एस्क होता है, कच्चा माल जो होता है, उस गेलेना को यहाँ पे लाके गलाया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है देबारी। तो वही देबारी लिखा है अपन ने। तो ये देबारी के नाम से एक देबारी नाल या देबारी पास आता है। तो देबारी में केवड़ा का फूल, तो एक केवड़ा से केवड़ा नाल, केवड़ा का फूल, तो फूल से याद रखे फुलवारी नाल। केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, तो एक आता है इसमें हाथी नाल। तो ये कुछ नाल आती हैं, देबारी, केवड़ा, फुलवारी, हाथी नाल। तो ये जो इंपॉर्टेंट नाल हैं इनको अपने को उदयपुर की तरफ टारगेट करके रखना है कि ये उदयपुर के नाल हैं। हालांकि इसमें एक दो नाम तो ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट होंगे। जैसे देबारी वाला, ये मिनरल्स में रिपीट होगा। फुलवारी की नाल है, ये आपके अभ्यारण्यों में रिपीट होगा। जब राजस्थान की 26 सेंचुरीज कवर करेंगे उनमें से एक सेंचुरी ये भी। फिर आपका जो केवड़ा और हाथी नाल है, ये आप याद रखिएगा कि राजस्थान में केवड़ा नाल है, वो हाथी नाल है, ये उदयपुर के अंदर है। हालांकि इसको एक ट्रिक के तरीके से याद रख सकते हो कि देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, जगह कौन सी? देबारी। फूल किसका? केवड़ा। तो केवड़ा का फूल, फूल से फुलवारी। तो केवड़ा का फूल किसने तोड़ा? हाथी ने। तो देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, तो ये घटना कहाँ की थी? उदयपुर। अब फॉर एग्जाम्पल ये मानिएगा कि जो केवड़ा का फूल था, वो केवड़ा का फूल था जयपुर के महाराजा मान सिंह का। तो आपको ध्यान है कि मान सिंह जी ने मेवाड़ पे अटैक किया था, जो कि युद्ध या एक बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के अंदर। तो आप एक बार के लिए मान लीजिए कि वो जो केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, वो मान सिंह जी का था। इस कारण मान सिंह जी ने मेवाड़ पे अटैक किया, और उसका जवाब मेवाड़ ने कहा दिया? हल्दी घाटी में। तो इसमें मान लीजिए कि मान सिंह जी ने एक भाला फेंक के मारा हाथी के ऊपर, और वो भाला इतना सटीक लगा कि हाथी वहां गूड़ा। गूड़ा यानी गिरा। तो हाथी जब तक जीवित है, यानी हाथी नाल के नाम से है, तब तक उदयपुर में है। और हाथी गूड़ा, ये शब्द आते ही आंसर रहेगा आपका राजसमंद के अंदर। तो हल्दी घाटी के पास में जो नाल है हाथीगुड़ा नाल, जो मुख्यतः राजसमंद उदयपुर को जोड़ती है वर्तमान में। बाकी पहले जनरली उसमें लिखते थे गोगुंदा से सिरोही का जो हाईवे जाता है, वो मुख्यतः हाथीगुड़ा नाल से होते हुए जाता है। तो ये जब तक हाथी है, हाथी नाल, तब तक उदयपुर में। और बाद में अगर हाथीगुड़ा के नाम से है तब राजसमंद में। हाथीगुड़ा नाल। हाथी उड़ते भाग कर आई कमली, तो कमली से यहाँ एक दरा आता है कामली घाट। हालांकि इसको कई जगह खामली घाट भी लिखा हुआ है। तो एक कामली घाट, राजसमंद। तो हाथी उड़ते ही भाग कर आई कमली, तो कमली से कामली घाट किसको छोड़कर? अपनी गाय को। तो गाय यानी गो। तो गोरम घाट, तो गोरम घाट भी यही है, राजसमंद। अब राजसमंद से पाली की ओर जाने के लिए, राजसमंद यानी मेवाड़ और पाली यानी मारवाड़, अपने को क्या चाहिए? तो कहीं पे भी अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए अपने को चाहिए पग। पग यानी पांव। तो ये वाली जो नाल है, राजसमंद से पाली को जोड़ने वाली, वो नाल है पगल्या की नाल। पगल्या नाल। और इसी पगल्या नाल का दूसरा नाम क्या है? झीलवाड़ा की नाल।
झीलवाड़ा नाल या झीलवाड़ा पास। और एक स्थानीय नाल और आती है राजसमंद के अंदर, वो ध्यान रखिए, सोमेश्वर नाल। सोमेश्वर नाल भगवान शिव का जो वार होता है सोमवार, सोमवार के अकॉर्डिंग इसका नाम याद रखिए, क्योंकि मेवाड़ के राजा वैसे भी भगवान शिव को, अर्थात जो ऋषभ देव, सॉरी, जो मेवाड़ की तरफ एकलिंग जी हैं उसको अपना राजा मानते थे, बाकी उसके सेवक अर्थात दीवान के रूप में स्वयं को मानते थे। तो जो मेवाड़ वाला एरिया है उसमें राजसमंद की, और सोमवार के नाम से याद रखना, सोम के नाम से सोमेश्वर नाल। तो सोमेश्वर की जो नाल है वो आपके राजसमंद के अंदर है। तो हाथी को जैसे ही यहाँ पे देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, यानी उदयपुर में, उस हाथी को जैसे चैलेंज किया हल्दी घाटी में, तो हाथी गुड़ा, हाथी गुड़ते ही भागकर कौन आई, कमली, तो कामली घाट। कामली घाट के बाद में किसको छोड़कर आई, गाय को, तो गोरम घाट। तो कमली, गो से गोरम घाट, और एक लास्ट में याद रखने अपने को पगलिया की नाल। पगलिया की नाल को जनरली झीलवाड़ा की नाल भी कहा जाता है। और इनके बाद में राजसमंद में अगर कोई एक आधा नाम और याद रखना चाहो तो वो सोमेश्वर की नाल। फिर पगलिया नाल से हम कहाँ पहुंचते हैं, लास्ट वाली जो पगलिया नाल है, ये मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ती है पाली की तरफ। तो पाली की एक स्थानीय नाल आती है जिसका नाम है देसुरी नाल। तो देसुरी नाल होते हुए हम वापस किस साइड में आ सकते हैं, राजसमंद। तो पाली की ओर से दिया जाए कि पाली से राजसमंद को जोड़ने वाला, तो आंसर रहेगा देशुरी नाल। और राजसमंद से यानी मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाला, तब आंसर रहेगा अपना पगलिया की नाल। फिर पाली से और ब्यावर की तरफ जाने वाला जो एक पास है जिसका नाम है बर पास। हालांकि ये बर पहले पाली में था, लेकिन प्रेजेंट में ब्यावर में आ गया। तो ब्यावर में एक तो बरनाल, ब्यावर में पाली से जैसे ब्यावर में पहुंचे सैनिक छावनी, तो वहां देखा कि अंग्रेज बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की परवाह किए श्याम को क्या लगाते हैं, सूरा। सूरा यानी लीकर। तो ये परवाह से परवारिया नाल, बिना किसी की परवाह किए यानी परवाह से परवारिया, सूरा से सूरा नाल। तो बर पहुंचते ही देखा अंग्रेज बिना किसी की परवाह के सूरा लगाते हैं। और एक लास्ट में एक नाल और लिखनी है यहाँ पे भगवान शिव के नाम से, शिवपुरा घाटा या शिवपुरा घाट भी कहा जाता है उसको। तो इसका मीनिंग राजस्थान में भी ऐसे कई नाल हैं जिनके नाम के आगे घाट लगता है, जैसे गोरम घाट है, कामली घाट है, और इस साइड में शिवपुर घाट है। शिवपुर घाट को शिवपुरा घाटा भी कहते हैं। तो घाटा यहाँ नुकसान वाला घाटा नहीं है, ये घाट वाला है। यानी वो नाल जो मुख्यतः पानी या जलीय क्षेत्र के कारण बनी है, उनमें सब जनरली ये शब्द यूज करते हैं, घाट। तो अब ये अरावली की जो प्रमुख नाल थी जिनके बारे में लगभग अपन ने बातें की। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाल हैं जिनको एग्जाम टारगेट करता है, यानी एग्जामिनर जो जिन नाल को ज्यादा एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, वो अपने को मेन टारगेट करनी है। तो ये इतनी सारी तो आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग याद रखनी है कि जयसमंद वाली जो ढेबर है वो भी नाल है, और झील का नाम भी ढेबर झील है, जयसमंद का दूसरा नाम। तो जो ढेबर नाल है वो तो नए जिले में आ गई, सलूम्बर में। बाकी ज्यादातर जो नाल है उदयपुर की तरफ भी हैं और राजसमंद की तरफ भी हैं। तो मेवाड़ की वैसे सर्वाधिक या अरावली की सर्वाधिक नाल तो राजसमंद में है। तो उदयपुर में कौन सी नाल है, तो देबारी में, तो देबारी नाल। केवड़ा का फूल, तो केवड़ा और फुलवारी नाल। तो देबारी में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, तो हाथी आते ही अपने उदयपुर, और हाथी गुड़ेगा तब कहां पर, राजसमंद। तो हाथी गुड़ा नाल राजसमंद। भाकर कौन आई, कमली या कामली, तो कामली, तो कामली घाट या खामली घाट। उसके बाद में गोरम और पगलिया की नाल। तो ये वाले कुछ ऐसे पास हैं जो राजसमंद की तरफ हैं, और इनके अलावा लास्ट में एक अपने सोमेश्वर नाल भी आती है। तो अब इनमें जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ढेबर स्टार्टिंग वाला बात करते हैं। जब तक हम ब्यावर के दरों के पास नहीं आते, तब तक जितने भी पास या दरें लिखेंगे उन सब में एक कॉमन लाइन लिखेंगे कि ये दरा दक्षिणी रावली में स्थित है। क्योंकि ब्यावर में आने का मतलब क्या है, मिड रावली, मध्य रावली। तो इसका मीनिंग राजसमंद ब्यावर से जस्ट नीचे की ओर, जिसमें राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, सिरोही या पाली के जो दरे हैं जो राजसमंद या उसके नीचे की तरफ है, तो वो अपने आप में साउथ रावली के पासेज या दरों में काउंट होंगे। तो इसमें सलुम्बर के अंदर जो पास या दरा है वो है डेबर। डेबरनाल।
डेबर नाल ये दक्षिणी अरावली में, सलूम्बर में स्थित। यह है दक्षिणी अरावली में, सलूम्बर में स्थित। और सलूम्बर नहीं आए तो इसका मीनिंग उदयपुर आंसर रहेगा फिर। अब ये पास कुछ इस तरीके से है कि अरावली की पहाड़ियां बनी हुई हैं और इन पहाड़ियों के बीच में से एक नदी आती है, गोमती। तो इस तरह से एक नदी का संबंध भी है, गोमती नदी का। और यहां ये नाल आती है डेबर नाल। यानी ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये पूरा डेबर एरिया है। और इस डेबर नाल के अंदर स्थित है जैसमंद झील। तो जैसमंद झील की जो लोकेशन है वो डेबर नाल के अंदर होने के कारण इस झील का, जैसमंद झील का दूसरा नाम है डेबर झील। जैसमंद झील या इसी का ही दूसरा नाम डेबर लेक। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन एक तो ये आता है कि डेबर की नाल में कौन सी झील स्थित है, तो आंसर रहेगा जैसमंद लेक। राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। कौन सी नदी यहां से गुजरती है, तो आंसर रहेगा गोमती। या फिर किस जिले में स्थित है, तो पहले उदयपुर में, और प्रेजेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कहाँ मानेंगे, इसको मानेंगे सलुम्बर के अंदर। यानी जो उदयपुर वाला जो पार्ट है, नया जो जिला बना है, उस वाले पार्ट के अंदर। डेबर के बाद में, यानी सलुम्बर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। डेबर के बाद में उदयपुर की तरफ के कुछ पासेज हैं, जैसे देबारी, केवड़ा, फुलवारी। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों की डिटेल्स लिखेंगे अपन। तो नंबर सेकंड पे लेंगे अपन देबारी नाल। देबारी पास या देबारी नाल। देबारी नाल जैसे उदयपुर वाला जो पार्ट है, उस उदयपुर से हम चित्तौड़गढ़ को क्रॉस करते हुए, या इस देबारी को क्रॉस करते हुए हम आगे एंट्री करते हैं चित्तौड़, यानी उदयपुर के ईस्ट की तरफ। चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। तो ये पास है जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। तो पहले तो इसकी लोकेशन की है दक्षिणी अरावली में, उदयपुर में स्थित। यह है दक्षिणी अरावली में। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित। दूसरा इंपोर्टेंस जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। जो उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। जो उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। ये मेवाड़ के दो मुख्य हिस्सों को ये कनेक्ट करता है। देबारी के बाद में नेक्स्ट है केवड़ा की नाल। तो ये केवड़ा वाला जो है, ये उदयपुर से और अलग हुआ जो जिला है सलुम्बर, उसको जोड़ने वाला दरा है केवड़ा नाल। केवड़ा नाल ये भी इंपॉर्टेंट है। केवड़ा नाल का इंपॉर्टेंस है
उदयपुर से मुख्यतः सलूम्बर की ओर जाने वाला जो हाईवे है वो इस नाल से होते हुए जाता है। तो लोकेशन के तौर पे तो ये मुख्यतः उदयपुर की तरफ है। तो यह दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित, उदयपुर में स्थित है, जो उदयपुर एवं सलूम्बर को जोड़ता है। जो उदयपुर एवं सलूम्बर को जोड़ता है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं इसमें, कि दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है, और दूसरा पॉइंट है जो उदयपुर एवं सलूम्बर को जोड़ता है। तो ये एक दो बार एग्जाम में पहले पूछा हुआ भी है, केवड़ा नाल किस जिले में है, तो आंसर रहेगा उदयपुर। और कनेक्टिविटी तो नए वाले जिले को यानी उदयपुर से और सलूम्बर को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी है वो केवड़ा के माध्यम से। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना, उदयपुर में केवड़ा। फिर देबारी और केवड़ा के बाद में नेक्स्ट आता है फुलवारी की नाल। तो फुलवारी नाल अपने आप में एक सेंचुरी रीजन भी है, यानी मुख्यतः अभ्यारण्य भी है। फुलवारी नाल यह दक्षिणी अरावली में, यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। तो इट्स सिचुएटेड इन सदर्न अरावली इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। सेकंड पॉइंट, ये जो नाल है काफी बड़ी है, जहां एक माही में जाने वाली जो नदी है वो इस नाल की ओर से निकलती है, जिसका नाम है सोम। दो नदी और है, मानसी वाकल। जैसे मुख्य नदी है उसका नाम है वाकल, और उसमें मर्ज होने वाली एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी। तो ये जो तीनों नदियां हैं, मानसी, वाकल और सोम नदियां, ये इस नाल वाले एरिया से बहती हैं। तो इस नाल का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ ये एक रास्ता है और इसमें बाकी जो एरिया है उसको कोई और नाम दिया जाएगा। तो ये इस पहाड़ी के आसपास का जो एरिया है, इस पूरे का नाम ही फुलवारी है, जो कि एक अभ्यारण्य के रूप में है। तो उसमें एक पास जो फुलवारी का जो एरिया है उसे निकलने वाली सोम है, दूसरे पास यानी नाम फुलवारी है पूरे एरिया का, लेकिन उसका नाम है मानसी, एक का नाम है वाकल। तो मानसी और वाकल है, ये तो पार्ट ऑफ साबरमती है, साबरमती की सहायक नदियां हैं। लेकिन जब बात करें सोम, तो सोम आपको ध्यान है तीन नदियों का अपने एक साथ संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। सोम, मानसी, वाकल। तो उसमें नाम आता है सोम, जो कि उदयपुर की ओर से निकलकर और डूंगरपुर में माही के अंदर मर्ज होती है।
ये जो एक स्टूडेंट है जिनका मैसेज आ रहा है, नाम नोट कर लीजिए, है ना। चलो क्वेश्चन देखना एक बार, किसी का क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। हाँ चलो ठीक है, मैंने सोचा किसी का कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दक्षिणी रावली में उदयपुर में स्थित है। तो ये तो अपने सेंचुरी आएगा उसमें भी रिपीट होगा आपका कि उदयपुर में स्थित है। इंपोर्टेंस है इन नदियों को लेकर, सोम, मानसी, वाकल इस नाल से होते हुए बहती हैं। तो सोम, मानसी एंड वाकल रिवर्स फ्लो थ्रू दिस नाल, यानी इस नाल से बहती, इस नाल से उद्गमित नहीं होती। ये नाल इन नदियों का ओरिजिन पॉइंट नहीं है, ओरिजिन पॉइंट उदयपुर की पहाड़ियां हैं। अलग अलग स्थान, अलग अलग गांव माने जाते हैं। जैसे सोम है, इसका बिछा मेड़ा की पहाड़ियां आती हैं। और बाकी ये स्थानीय पहाड़ियों से, यानी जिसमें नाम मेंशन नहीं होता, ऐसी पहाड़ियां उदयपुर के आसपास की, जो मुख्यतः कोटड़ा एक तहसील है, कोटड़ा के आसपास से ये जो नाल है कोटड़ा के पास में है। तो उस कोटड़ा वाले एरिया के पास से ये निकलती है। तो सोम, मानसी, वाकल नदियां इस नाल से बहती हैं। फिर फुलवारी के बाद में हाथी, सिर्फ आप इसमें लोकेशन याद रखिए, हाथी नाल उदयपुर में, बाकी कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है। तो ये देबारी, केवड़ा और फुलवारी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उदयपुर के बाद में राजसमंद की ओर हाथीगुड़ा नाल और ये जो पगल्या नाल, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं हाथीगुड़ा नाल। तो हाथी जब तक जीवित था तब तक तो हाथी कहां पर, उदयपुर में, और हाथीगुड़ा तब कहां पर था, राजसमंद के अंदर। हाथीगुड़ा नाल राजसमंद में होने का मीनिंग है दक्षिणी रावली, तो लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। स्थिति है इसकी दक्षिणी रावली राजसमंद में। दक्षिणी रावली में राजसमंद में स्थित, राजसमंद में स्थित है। फिर इसका इंपोर्टेंस जो है हाथीगुड़ा नाल का, ये जैसे उदयपुर वाला पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया की तरह दिखाई देता था, पुराने वाला उदयपुर, या तो इस साइड में राजसमंद। तो राजसमंद हल्दी घाटी वाले क्षेत्र के निकट है ये, और उसके पास में आती है हाथीगुड़ा नाल। तो वैसे देखा जाए तो ये उदयपुर को कनेक्ट करती है गोगुंदा की ओर से, लेकिन बाई चांस इसमें राजसमंद गोगुंदा के आगे सिरोही दिया है, तो सिरोही को भी मानना है। तो राजसमंद, गोगुंदा और सिरोही को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? तो आंसर रहेगा हाथीगुड़ा नाल। और इसमें जिले इस तरीके से दे दिया गया है कि उदयपुर, सिरोही और उदयपुर और राजसमंद। तो ज्यादा परफेक्ट आंसर है राजसमंद और उदयपुर, क्योंकि पहले राजसमंद उदयपुर का ही पार्ट था। इस कारण लिखा जाता था कि ये उदयपुर और सिरोही को जोड़ती है। लेकिन अब राजसमंद अलग हो गया है, तो हाथीगुड़ा नाल उसी के पास चली गई। तो अब हम लिखते हैं कि राजसमंद और उदयपुर को जोड़ता है। तो इसमें हाथीगुड़ा नाल इज सिचुएटेड इन सदर्न अरावली इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट विच कनेक्ट्स फ्रॉम राजसमंद टू उदयपुर, उदयपुर यानी गोगुंदा की साइड, या विच कनेक्ट्स राजसमंद, गोगुंदा एंड सिरोही। तो यहाँ गोगुंदा लिखने में मीनिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उदयपुर को। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच की नाल कौन सी है? हाथीगुड़ा नाल। और हाथी के गुड़ने के बाद कमली से याद रखना कामली घाट और एक गोरम घाट। तो गोरम घाट अपनी वादियों के लिए या अपने टूरिज्म के लिए या अपनी नेचुरल साइट के लिए प्रसिद्ध है। बारिश के टाइम आप कभी राजसमंद विजिट करो तो वहां से मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र से एक ट्रेन जाती है, लगभग 140 से 150 फीट ऊंचे पुल से।
तो वो मुख्यतः गोरम घाट होते हुए निकलती है, यानी पहाड़ियों के बीच में से। तो गोरम घाट का जो संबंध है वो मुख्यतः टूरिज्म को लेकर है, और बारिश वाले टाइम में तो बहुत अच्छी हरियाली होती है इस एरिया में। तो इसके बाद जो ये हाथीगुड़ा है, इसके बाद में राजसमंद की जो दूसरी प्रमुख नाल है, उसमें कामली घाट और गोरम घाट को छोड़ना है। नेक्स्ट कवर करना है पगला। पगला नाल या झीलवाड़ा की नाल। पगला नाल या झीलवाड़ा की नाल। तो मुख्यतः तिलक की आकृति का जो जिला है राजसमंद, यहां से एक पास या दरा है जो मुख्यतः पाली को कनेक्ट करता है। तो दरे की जो लोकेशन आती है वो राजसमंद की तरफ आती है। तो इसको माना तो राजसमंद में जाएगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी किससे देता है? पाली से। तो पगला नाली है दक्षिणी अरावली में। यह है दक्षिणी अरावली में, राजसमंद में स्थित। यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। जो राजसमंद एवं पाली को जोड़ती है। जो राजसमंद एवं पाली को जोड़ती है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं ये ध्यान रखना। अब एक रास्ता वापस पाली से राजसमंद की तरफ आता है। तो पाली वाला जो आता है वो राजसमंद के चार भुजानाथ से कनेक्ट करता है। तो पाली से राजसमंद को जोड़ने वाला वो कहलाता है देसुरी नाल। देसुरी नाल। तो पाली भी दक्षिणी अरावली का पार्ट है, कल बताया था आपको आबू अरावली का। देसुरी नाल यह है पाली, यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित। यह है दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित है। जो पाली एवं राजसमंद को जोड़ती है। राजसमंद की तरफ यहां एक लोकेशन लिखना है, चार भुजानाथ। तो विच कनेक्ट्स पाली टू चार भुजानाथ टेम्पल, चार भुजानाथ मंदिर को जोड़ती है। चार भुजानाथ को जोड़ती है। इसका मीनिंग यहां जो इंपोर्टेंस है वो राजसमंद से भी ज्यादा इंपोर्टेंस किसका है? चार भुजानाथ। यानी ये लोकेशन, ये टेम्पल वाला जो एरिया ये दिया जाता है। तो आप राजसमंद से पाली की ओर गए, यानी मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ गए, तब आंसर होता है पगल्या नाल। और बाद में अगर मारवाड़ से वापस मेवाड़ की तरफ आए पाली से और चार भुजानाथ, तब आपका आंसर क्या माना जाएगा? तब माना जाएगा देसुरी नाल। तो लास्ट वाली जो मैंने आपको बताई थी पगल्या नाल, इसमें राजसमंद की जगह आप क्या लिख सकते हो? राजसमंद की जगह मेवाड़, क्योंकि ये मेवाड़ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि पाली है, पाली की जगह आप लिख सकते हो ब्रैकेट में मारवाड़।
कहीं पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? पगला या झीलवाड़ा की नाल। और फिर वापस मारवाड़ से और चार भुजानाथ टेम्पल, तो मारवाड़ की ओर से पूछा गया, तब आंसर रहेगा देसुरी नाल। फिर पाली से राजसमंद की ओर जाने वाली जो नाल है उसका नाम है बरनाल, जो पहले पाली में थी, लेकिन पाली की दो तहसील हैं जो ब्यावर में मर्ज की गई है, जैतारण और रायपुर। उसके कारण वर्तमान में ये जो नाल या पास है, इसके लोकेशन अब पाली के पास नहीं होके मुख्यतः रासम सॉरी ब्यावर के पास आ गई। तो पाली से ब्यावर की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो आता है बरनाल से। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है बरनाल। तो बरनाल का इंपॉर्टेंस या महत्व यहां पर ये है कि इसमें एक तरफ का जो पार्ट है वो है पाली, यहाँ पे आती है बरनाल जो प्रेजेंट ब्यावर में है, फिर यहां से बर से आगे की ओर रास्ता है ब्यावर की तरफ। तो ये वर्तमान में बर भी ब्यावर में है, तो ब्यावर सिटी की तरफ, और ब्यावर से आगे की तरफ आएगा अजमेर। और अजमेर और ब्यावर को ऐतिहासिक तौर पे क्या माना गया है? मेरवाड़ा। और बर से एक पॉइंट जाता है पश्चिमी राजस्थान की ओर जोधपुर की तरफ। तो जोधपुर और पाली का जो पार्ट आता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये काउंट होता है अपने मारवाड़ के अंदर। तो मारवाड़ और मेरवाड़ा को जोड़ने वाली नाल कौन सी आती है? तो उसमें आती है बरनाल। बरनाल किस अरावली में स्थित है? ये एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चंस में पहले पूछा हुआ है कि बरनाल किस अरावली का हिस्सा है, तो वर्तमान में मध्य अरावली का हिस्सा है। हालांकि पहले भी ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में गलत लिखा हुआ था कि ये ब्यावर में है, क्योंकि पहले पाली में थी, लेकिन वो गलती अब अपने आप ही सही हो गई है, क्योंकि वर्तमान में ये ब्यावर में ही आ गई है। यानी आप अब भी सर्च करके देखोगे तो कई जगह बर आपको पाली में दिखाई देगा, लेकिन प्रेजेंट में ब्यावर में आ गया है। तो इस नाल का इंपॉर्टेंस हो गया कि यह नाल, जो बर नाल है उसमें क्या लिखना है, यह नाल यह नाल मारवाड़ को, तो मारवाड़ के रूप में यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट जोधपुर और पाली, यह मारवाड़ को यानी जोधपुर पाली को मेरवाड़ा से जोड़ती है। तो मेरवाड़ा का मीनिंग है ब्यावर, और ब्यावर का जो मेन डिवीजन हेडक्वार्टर है वो भी अजमेर। तो ये जोधपुर पाली से मुख्यतः ब्यावर अजमेर को, अर्थात मारवाड़ से मेरवाड़ा को जोड़ती है। तो ये नाल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो अरावली वाला पार्ट जो अपना चल रहा था उसके अंदर अरावली का स्टडी वाला पॉइंट अपना कंप्लीट है। अध्ययन वाला लास्ट वाली क्लास में किया था, 3 भाग। फिर अरावली के कुछ इंपोर्टेंट प्लेट्यूज हैं, पठारी भाग हैं, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स भौगोलिक विशेषताएं थी, ये प्लेट्यूज कंप्लीट हो गए। इन प्लेट्यूज के बाद में अरावली के अंदर आते हैं कुछ प्रमुख पासेज या दरें, जिनको हमने कंप्लीट किया, जो कि अरावली के मुख्यतः दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी अरावली में अधिक हैं। जैसे प्लेट्यूज भी दक्षिणी अरावली में है, लेकिन दरें मुख्यतः दक्षिणी अरावली में किस जिले में माने गए हैं? राजसमंद। राजसमंद की तरफ अधिक। तो ये दरे या पासेज वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अरावली के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है चट्टाने, यानी अरावली के अंदर रॉक्स वाला पार्ट। और रॉक्स या चट्टानों के बाद में आता है अरावली का महत्व या इंपॉर्टेंस।
तो अरावली की रॉक्स या जो इम्पोर्टेंस वाला जो पार्ट है इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा और कल थोड़ा सा हम और भी लंबा ले लेंगे, 2 घंटे से ऊपर लेंगे, यानी लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे, जितना देर आप ले पाऊँ। लेकिन आज 1 घंटे का सेशन रखेंगे अपन किसी जरूरी काम से। तो अभी आज की इस क्लास में अभी तक कोई डाउट आपको हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट या अभी तक जो पढ़ाया हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो ये डाउट सेशन आपका 5 मिनट का रहेगा। स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज और डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखो, वैसे हमारा मानना तो यह है कि जो कंटिन्यूस पढ़ता है, जिसके कंटिन्यूटी पढ़ाई में ज्यादा रहती है, उसके डाउट उतने ही कम होते हैं। कारण क्योंकि वो ज्यादातर कंटिन्यूस रहेगा, तो इसका मीनिंग उसकी चीजें धीरे धीरे उसके सामने अपने आप सुलझती हुई जाती है। अब जिनको ये रहता है कि भाई 3 दिन अपन पढ़े और बाद में 2 दिन अपन ने फिर ब्रेक ले लिया, फिर 3 या 4 दिन पढ़े, फिर 5 दिन अपने ब्रेक ले लिया, तो उसमें कंटिन्यूस हमने डाउट एज इट इज, और हमेशा हम उसी सीढ़ी पे रहते हैं जहां से हम चढ़ने का प्रयास करते हैं। ये देखो, जो आपको ज्योग्राफी का ये जो इंटीग्रेटेड बैच वाला पार्ट है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका भी है, और आपका इंटीग्रेटेड, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी और जो कॉलेज लेक्चरर जो पार्ट है, ये राजस्थान की सबसे अपन कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वैकेंसीज में से है। और इनमें जो करवाया जाता है मैटर, लगभग राजस्थान के आपकी सभी एग्जाम को कवर कर लेता है। अब चाहे उसके बाद में आपका लैब असिस्टेंट का पार्ट हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे आपका पटवार का एग्जाम हो, या आपके राजस्थान के जो अदर एग्जाम्स हो, उन सब को कवर करते हुए पार्ट करवाया गया है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, उन सब के लिए पार्ट। तो चलो, टॉपिक से रिलेवेंट कोई डाउट आपका नहीं आ रहा, तो इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं आज। थैंक यू।